नमस्कार। जावा में डेट्स और स्ट्रिंग्स के साथ काम करना कई बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, हमारे पास ना एक सेशन से कुछ नोट्स हैं। अच्छा। इनमें जावा की कुछ बेसिक चीजें जैसे सिंपल डेट फॉर्मेट, फिर क्लास, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, इन सब पर बात हुई है। तो चलिए जरा इन नोट्स को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि ये क्यों जरूरी हैं। बिल्कुल, ये तो जावा की एकदम बुनियाद है। तो आज का मकसद यही है कि इन कोर कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझें ताकि प्रोग्रामिंग का बेस और पक्का हो जाए। सही कहा। तो नोट्स में सबसे पहले सिंपल डेट फॉर्मेट का जिक्र है। इसमें बताया है कि ये डेट को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को वापस डेट में बदल सकता है। हाँ, इसके लिए फॉर्मेट और पार्स मेथड्स हैं और एक खास पैटर्न देना होता है। ये पैटर्न, ये इतना जरूरी क्यों है? अरे वो पैटर्न ही तो सब कुछ है। मतलब सिंपल फॉर्मेट डेट उसी पैटर्न से समझता है कि भाई डेट को लिखना कैसे है फॉर्मेट करते हुए, या फिर जो स्ट्रिंग मिली है उसे डेट कैसे समझना है पार्स करते हुए। अच्छा। जरा सी भी पैटर्न में गड़बड़ हुई तो बस या तो गलत आउटपुट मिलेगा या एरर आ जाएगा। हाँ, ये तो होता है। नोट्स में एक मजेदार तरीका भी बताया था ना इसे याद रखने का, FDS। हाँ, फॉर्मेट डेट टू स्ट्रिंग और PSD, पास स्ट्रिंग टू डेट। हाँ ये सही है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बड़ी काम आती है, खासकर जब आप जल्दी में हो। बिल्कुल, कब डेट से स्ट्रिंग और कब स्ट्रिंग से डेट, ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। और नोट्स में हिंदी यूट्यूब समरी वीडियोस का भी जिक्र था रिवीजन के लिए। हाँ वो भी है, पर सिंपल फॉर्मेट डेट के बारे में एक और बात ध्यान रखनी चाहिए जो शायद नोट्स में उतनी हाईलाइटेड ना हो। ये क्लास ना थ्रेड सेफ नहीं है। ओह अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड्स यानी कई सारे काम एक साथ इसे यूज करने की कोशिश करें तो गड़बड़ हो सकती है, रिजल्ट गलत आ सकते हैं। आजकल वैसे जावा में java.time पैकेज आ गया है जो काफी बेहतर और थ्रेड सेफ है। पर हाँ, पुराने कोड में या कुछ खास जगहों पर सिंपल डेट फॉर्मेट अभी भी दिखता है तो समझना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब क्लास और ऑब्जेक्ट पर आते हैं। नोट्स कहते हैं क्लास एक ब्लूप्रिंट या खाका है। ये ब्लूप्रिंट का असल मतलब क्या है यहाँ? देखिए, क्लास असल में एक टेम्पलेट जैसा है। वो बताता है कि किसी खास तरह की चीज जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे उसमें क्या क्या गुण होंगे, मतलब डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स। ओके। और वो चीज क्या क्या काम कर सकेगी, यानी मेथड्स या मेंबर फंक्शंस। तो डेटा हो गया कि क्लास क्या जानकारी रखती है, और मेथड्स हो गए कि उस जानकारी पर क्या एक्शन हो सकते हैं। तो ये बस एक नक्शा हुआ, इसे असलियत में कैसे लाते हैं? हाँ, यहीं पर ऑब्जेक्ट आता है। क्लास के नक्शे को देखकर आप न्यू कीवर्ड यूज करके एक असली चीज बनाते हैं। इसी असली चीज को ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस कहते हैं। अच्छा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसको मेमोरी मिलती है अपने डेटा मेंबर्स को रखने के लिए। नोट्स में भी ये था कि अगर दो ऑब्जेक्ट बने तो दोनों की अपनी अलग मेमोरी होगी, अपना अलग डेटा होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज किया तो दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं अपने डेटा के मामले में। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, अगर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी लगती है और मान लीजिए हजारों ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो क्या ये मेमोरी के हिसाब से बहुत महंगा सौदा नहीं है? ये सवाल बहुत वैलिड है। हाँ, हर ऑब्जेक्ट को अपने डेटा मतलब अपनी स्टेट के लिए अलग मेमोरी तो चाहिए होती है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी यूनिक वैल्यूज हो सकती है ना। हाँ वो तो है। यही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का असास है। लेकिन जावा का जो JVM है वो मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी स्मार्टली करता है। और हाँ, मेथड्स यानी फंक्शंस की बात करें तो आमतौर पर उनकी अलग अलग कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनती, कोड शेयर होता है। तो ये उतना महंगा नहीं पड़ता जितना सुनने में लगता है। समझ गया। ओके। अच्छा, नोट्स में आगे कंस्ट्रक्टर की बात है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और शुरू में कोई वैल्यू नहीं देते तो कहते हैं कि वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती हैं, इंट को 0, स्ट्रिंग को नल। ये कैसे होता है? ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से। अगर आपने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बनाया ना, हाँ। तो जावा बैकग्राउंड में एक अदृश्य डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है और वही इन शुरुआती वैल्यूज को सेट करने का काम करता है। नोट्स में पूर्णिमा शर्मा और RC फातिमा के साथ हुई चर्चा का जिक्र था, शायद इसी पॉइंट पर। हाँ शायद। जरूरी है, और इसमें कंस्ट्रक्टर का रोल है। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम हुआ ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियल वैल्यू देना। वो अमूल गाजरे की बच्चों वाले कपड़ों की एनालॉजी भी थी नोट्स में। हाँ, वो एनालॉजी अच्छी है।
जैसे बच्चे को स्कूल भेजने से पहले तैयार करते हैं ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें एक सही शुरुआती वैल्यू देना जरूरी है, वरना प्रोग्राम में अजीब दिक्कतें आ सकती हैं। और हाँ, जब भी आप न्यू से नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है। अच्छा। और आप एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ। इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसकी बात शायद बाद में होगी। ओके। तो कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, कोई अलग चीज नहीं। ठीक है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए ही नोट्स में वो स्टूडेंट क्लास वाला होमवर्क दिया गया था, रोल नंबर, नाम, मार्क्स के साथ क्लास बनाकर उसके ऑब्जेक्ट बनाने वाला। बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कोड खुद लिखने से ही चीजें दिमाग में बैठती हैं, और नोट्स में जो वीडियो लर्निंग मटेरियल का जिक्र था वो भी रिवीजन के लिए काफी मददगार हो सकता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ देखें तो सिंपल डेट फॉर्मेट डेट हैंडलिंग में पैटर्न के जरिए मदद करता है। क्लास एक खाका है, ऑब्जेक्ट उस खाके से बनी असली चीज है जिसकी अपनी मेमोरी होती है। और कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को शुरू करने का, इनिशियलाइज करने का काम करता है। ये सब जावा की नींव है ना? बिल्कुल सही कहा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। हमने कहा हर ऑब्जेक्ट को डेटा मेंबर्स के लिए अलग मेमोरी मिलती है। हाँ। लेकिन मेथड्स का क्या? जो फंक्शंस होते हैं क्लास में, क्या उनकी भी कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, या जावा मेमोरी बचाने के लिए कुछ और ज्यादा एफिशिएंट तरीका अपनाता है? इस पर सोचा जा सकता है।